नमस्कार. सखी सह्याद्रीच्या आजच्या भागात मी चैताली कानिटकर तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत करते. चित्रपट हा शब्द जरी उच्चारला ना तरी आपल्या समोर उभे राहते ती सुंदरशी कथा, रंगतदार प्रसंग, त्यातली पात्र आणि बरंच काही. पण खरं सांगू का, चित्रपट म्हणजे फक्त मनोरंजन नाही, तो एक अभ्यास आहे, ते एक संशोधन आहे आणि इतकंच नाही तर बदलत्या काळाचं दस्तऐवजीकरण करण्याचं एक उत्तम माध्यम आहे. ती एक कलात्मक दृष्टी आहे आणि हीच कलात्मक दृष्टी जोपासत आत्ताच 15 जून ते 21 जून या कालावधीमध्ये याच चित्रपटांचा जागतिक उत्सव अर्थात मिफ आपल्याकडे संपन्न झाला. या सर्जनशीलतेला एक वाव मिळाला आणि मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव खऱ्या अर्थानं खूप दिमाखात संपन्न झाला. याच्यात वेगवेगळे माहितीपट चित्रपट दाखवले गेलेच. याच निमित्तानं आजचा विषय आहे. पाहूया आज आपण कुठल्या विषयावर बोलणार आहोत ते. मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2026 हा आपला आजचा सखी सह्याद्रीचा विषय आहे आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी अर्थातच एक ज्येष्ठ फिल्म मेकर सखी आणि त्याचबरोबर एक ज्येष्ठ पटकथा लेखक आणि फिल्म मेकर आपल्या बरोबर असणार आहेत. ते दोघेही आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. पाहूया आज आपल्या बरोबर कोण आहे. आज आपल्या बरोबर आहेत ध्वनी देसाई आणि संस्कार देसाई. तुम्हा दोघांचाही कार्यक्रमात अतिशय मनापासून स्वागत करते. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की हा सोहळा संपन्न झाला, पण ही गोष्ट निश्चित सोपी नाहीये. अनेक लोकांचे कष्ट यामागे आहेत आणि ह्यातली एक वेगळी बाजू अर्थात ॲनिमेशन फिल्म्स याही विषयाबद्दल आज आपल्याला त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. तेव्हा सर्वप्रथम मी त्या दोघांचाही थोडक्यात तुम्हाला परिचय करून देऊ इच्छिते. सर्वप्रथम ओळख करून देते अर्थातच ध्वनी मॅडमची. त्यांच्याविषयी अधिक सांगायचं तर ॲनिमेशन फिल्म मेकर, क्युरेटर आणि मिफच्या स्वतंत्र सल्लागार, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखल्या जाणाऱ्या ॲनिमेशन चित्रपट दिग्दर्शक, क्युरेटर आणि कवयित्री सुद्धा आहेत. देशाविदेशात ॲनिमेशन चित्रपटांच्या परीक्षणासाठी त्यांना ज्युरी मेंबर म्हणून अनेक ठिकाणी बोलवण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या मनपसंत चक्रव्यूह या ॲनिमेशन चित्रपटांना विशेष मान्यता मिळाली. स्वतंत्र ॲनिमेशन सल्लागार म्हणून त्या काम बघत आहेत आणि आज आपल्याला त्या मार्गदर्शनही करणार आहेत. पुन्हा एकदा मॅडम आपलं मनापासून स्वागत करते. थँक्यू. तसंच आज आपल्या बरोबर आहेत संस्कार देसाई सर. तेव्हा त्यांचाही थोडक्यात परिचय आपण नक्कीच बघूया. IDPAचे ज्येष्ठ माहितीपट निर्माते आणि पटकथा लेखक सुद्धा ते आहेत. त्याचबरोबर 4 दशकांहून अधिक काळ अनुभव असलेले हे ज्येष्ठ माहितीपट फिल्ममेकर, इंडियन डॉक्युमेंटरी प्रोड्युसर असोसिएशन अर्थात IDPAचे अध्यक्ष म्हणून ते कार्यभार सांभाळत आहेत. ते मिफच्या आयोजनाशी विविध भूमिकांमधून जोडले गेलेले आहेत. चित्रपट दिग्दर्शन मिफ 2026 मध्ये त्यांचा सुद्धा एक विशेष उल्लेखनीय चित्रपट यावर्षी दाखवण्यात आला. आपण त्याविषयी बोलणारच आहोत. पण पुन्हा एकदा नमस्कार सर, पुन्हा एकदा स्वागत करते. नमस्कार. नमस्कार. मिफ 2026 मध्ये कशा पद्धतीनं हा सगळा सोहळा पार पडला हे तर आपण सगळ्यांनी दूरदर्शनच्या आपल्या टीव्ही रिपोर्ट्समधून जाणून घेतलंच. पण त्यातला एक स्वतंत्र विभाग अर्थात ॲनिमेशन फिल्म पटकथा नेमक्या या कशा सुचतात, कुठली आव्हानं असतात, हे सगळं त्यांच्याकडून आज जाणून घेणार आहोत. आजचा विषय आहे मिफ 2026 आणि त्यातला माहितीपट किंवा ॲनिमेशन हा जो विषय आहे तो अगदी आपल्या जवळचा आहे. तेव्हा त्याविषयी आपण उलगडा घेणारच आहोत आणि या दोघांकडून मार्गदर्शन मिळवणार आहोत. तेव्हा आता वेळ न घालवता लगेचच मी पहिल्या प्रश्नाकडे येणार आहे आणि सुरुवात करणार आहे अर्थातच ध्वनी मॅडम आपल्यापासून. की ज्या वेळेला आपल्याकडे चित्रपट आपण म्हणतो किंवा मास मीडिया म्हणतो त्या वेळेला आपल्या डोक्यामध्ये एक कंप्यूटर एनिमेशन ही एक इमेज येते. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कंप्यूटर एनिमेशन जो है वो शुरू करने वाली आप पहली लेडी है. तर हा अनुभव कसा होता, हे कधी सुरू केलं, काय वाटलं तेव्हा की याच्यात आपण काहीतरी करूया, काय सांगाल? पहिला तो धन्यवाद मला इथे बोलवलं. नक्कीच. माझ्या मराठी इतकं चांगलं नाही आहे कारण मला सवय नाही मराठी बोलायची. पण मध्ये मध्ये मी थोडा हिंदी आणि मराठी आणि थोडा इंग्लिश बोलण्याचा प्रयत्न करेन. मैं 1991 से एनिमेशन क्षेत्र में हूँ. तभी एनिमेशन इतका आलं नव्हतं आणि म्हणजे जे हँड ड्रॉन सेल ॲनिमेशन होता ते तो होताच, पण कम्प्युटर ॲनिमेशन जस्ट आला होता इंडियामध्ये आणि मी जॉईन केला. तेव्हा कोई मुली पण जॉईन करत नव्हते, मुले पण नाही करत होते बिकॉज इट हॅड जस्ट कम. सो इट वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट एंड अ बोल्ड डिसीजन ऑन माई पार्ट कि मैं, क्योंकि नया ही क्षेत्र था
और खास करके मूली नहीं आती थी तभी, क्योंकि उसमें हमारा रेंडरिंग टाइम जो होता था, क्योंकि मैं 2D एनिमेटर और फिर 3D एनिमेटर हो गई थी, उसमें रेंडरिंग टाइम कभी कभी 30 घंटे 50 घंटे 70 आवर्स, तो रात भर जाग के भी जो मैं स्टूडियोज में काम करती थी उसमें देखना पड़ता था, और बीच में अगर रुक जाए तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ता। बाप रे। तो ऑब्वियसली बहुत लंबे घंटे काम करना पड़ता था, तो ऑब्वियसली लड़कियां नहीं आती थी, तो इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन ऑन माय पार्ट, बट लकीली मेरे फैमिली का काफी सपोर्ट था, और खास करके मेरे पिताजी का। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई क्षेत्र स्त्री और पुरुष के लिए अलग नहीं है, सभी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं जल्दी सुबह जाती थी, तो रात को लेट न रुकना पड़े, ऐसे करके मैं आई। पर ये शुरू से डिसाइड था कि इसमें कुछ अलग करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं डिसाइड था, क्योंकि एक्चुअली मैं MBA हूँ, MBA इन फाइनेंस, क्योंकि वो भी पिताजी का आग्रह था कि कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। करेक्ट। और मैं पढ़ाई में थोड़ी अच्छी भी थी, तो मैंने MBA भी किया, मैंने उसके पहले थोड़ा लॉ किया, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, वो सब करके फिर एक पॉइंट पे आई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एनिमेशन करना है, क्योंकि एक तो टेक्निकल फील्ड था, मुझे कंप्यूटर एनिमेशन करना था। राइट। और दूसरी बात यह कि मैं ड्राइंग में काफी अच्छी थी। अच्छा। मुझे बचपन से काफी पुरस्कार मिलते थे, अप्सरा कॉम्पिटिशन्स, लायन क्लब के कॉम्पिटिशन्स, और मैं काफी अच्छा पेंटिंग वगैरह में थी। तो ये मेरे लिए एक फैसिनेशन था, क्योंकि कंप्यूटर एनिमेशन जस्ट आ रहा था। 89 से एक्चुअली थोड़े डिजिटल कैनवस पे लोग ट्राई करते थे, एग्जीबिशंस हुए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यही क्षेत्र में जाना है। क्या बात। और मेरा जो परिवार है वो साहित्यिक परिवार है, मेरे पिताजी माताजी दोनों बड़े कवि और लेखक है गुजराती में। तो एक क्रिएटिव माहौल तो था ही। मेरे बड़े भाई जो संस्कार देसाई है वो फिल्म मेकर तभी ऑलमोस्ट बन गए थे, और मेरी बड़ी बहन है वो भी एक कवियत्री है, तो घर में क्रिएटिव माहौल था। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था टू स्विच ओव्हर टू एनिमेशन। क्या बात आहे। मला वाटतं त्यांनी एक काळ सांगितला की 1991 म्हणजे 1991, जवळजवळ आता 34-35 वर्ष थोडंसं मागे गेलं तर लक्षात येईल की खरंच हे क्षेत्रच नवीन होतं। आणि त्यांनी ना 2 मुद्दे खूप महत्त्वाचे सांगितले की पहिलं, त्या स्वतः MBA, म्हणजे ह्या क्षेत्रात येताना आपण म्हणतो प्लॅन B प्लॅन C ऑलरेडी तुमच्याकडे होते। आणि अजून एक मुद्दा त्यांनी सांगितला की त्यांच्या वडिलांचा सपोर्ट खूप होता, की त्यावेळेला मुलगा आणि मुलगी हा भेद त्यांनी केला नाही, म्हणून मला वाटतं आज ध्वनी देसाई उभे आहेत। ॲब्सोल्युटली। ओके, तर खूप वेगळं क्षेत्र आहे आणि ह्याच्याविषयी आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। पण मी आता येणार आहे अर्थातच त्यांच्या ज्येष्ठ भावाकडे। आणि संस्कार सर, ह्या वर्षीच्या मिफ मध्ये अष्टनायिका ह्या का प्रेजेंट करावेसे वाटल्या? आपकी फिल्म दिखाई गई, तो बेसिकली ये अष्टनायिका है क्या? इसकी खोज कब से आपने की और इसको बनाने में आपको कितना टाइम गया आणि मग हे प्रेझेंट केलं आपण? काय अनुभव होता? मी तुम्हाला सांगतो की अष्टनायिका ही कल्पना माझ्याकडे 30-35 वर्षापूर्वी मैं एक फिल्म बना रहा था गुजरात गवर्नमेंट के लिए, हवेली संगीत के ऊपर। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड संगीत भी रहा है, मैं संगीत सीखा भी हूँ, क्लासिकल संगीत। तो मैं वो करने जा रहा था, और मेरे जो गुरु हैं प्रागजी डोसा, अभी तो नहीं है, लेकिन उनके पास मैं थिएटर भी सीखा हूँ, और उनको मैं कह रहा था कि वो जानकार थे हवेली संगीत, जो पुष्टि मार्गी संगीत है उसके वो जानकार थे। तो उनको मैं कह रहा था कि आप स्क्रिप्ट लिखिए। तो पहले के लोग ऐसे थे कि एक पन्ने पे अगर कुछ लिखा है और पीछे के पन्ना खाली है तो उसको यूज करते थे, वो भी भरते थे। करेक्ट, वो यूज करते थे, तो फेंक नहीं देते थे वो। तो उन्होंने मेरे जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके पीछे अष्टनायिका की बात थी। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा 35 साल पहले कि ये अष्टनायिका क्या है? बरोबर। तब उन्होंने मुझे दिसतंय तिथे चित्र अष्टनायिका काय आहे हे आता जाणून घेतोय आपण। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे सब थोड़ा सा समझाया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया नहीं था, थोड़ा थोड़ा आया था
लेकिन वो मेरे मन में था। और फिर तो मेरी जर्नी शुरू हो गई, मैं सब फिल्में बनाना शुरू किया। और कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए मैंने ये फिल्म बनाना शुरू किया। रिसर्च के लिए मुझे कम से कम 3-4 साल लगे। बापरे. फिल्म बनाने के लिए 2-2.5 साल लगे. ओके. आता मी विचारणार आहे की या फिल्मला नेमका रिस्पॉन्स कसा मिळाला, पण आपल्याला एक फोन येतोय, तो घेऊन आपण पुढे जाऊया. आपल्याला रुपेश गुजराती सिन्नरहून प्रश्न विचारतात. नमस्कार. हॅलो. हॅलो. बोला. हा, मी रुपेश गुजराती बोलतो. बोला. माझा प्रश्न असा आहे की ॲनिमेशन आणि डॉक्युमेंटरी बनवण्यासाठी एआयचा कितपत सहभाग यात असू शकतो, आणि जर जिल्हा लेवलला आणि ग्रामीण भागातील युवकांना जर याचं ट्रेनिंग घ्यायचं असेल तर एफटीआय मध्ये त्याच्यामध्ये फार खर्च असते, यांनी हे प्रशिक्षण कसे घ्यावे किंवा ऑनलाईन घ्यायचे असल्यास याचे काही क्लासेस आहे का? नक्की. फक्त आपण आधी संस्कार सरांशी बोलूया आणि मग तुमच्या प्रश्नाकडे येऊया. सर, अभी बोला आपने कि 3 साल आपकी मेहनत है जी. तो आपने जब मिफ में उसका प्रेझेंटेशन किया, लोकांची प्रतिक्रिया काय होती आणि मुळात अष्टनायिका काय आहे? हो, लोकांची प्रतिक्रिया तर फार छान होती. कारण त्यांना माहीतच नव्हतं की अष्टनायिका म्हणजे जी 8 नायिका आहे ती आपल्या संबंध आर्ट फॉर्म्स जे आहे त्यामध्ये संबंध आर्ट फॉर्म मध्ये आहे. म्हणजे गायन में है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फिर मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र जिसको कहते हैं, उसमें है, उसको स्कल्पचर में भी है, मतलब मंदिरों के उसमें भी हमें नायिकाएं देखने को मिलती है, और डांस में तो है ही, क्लासिकल डांस फॉर्म में. तो ये सब उनको पता ही नहीं था, जो मुझे भी नहीं पता था कि इतने सब में वो हैं. तो उसके बारे में. और मजेदार और अच्छी बात यह है कि ये 2000 साल पहले भरत मुनि जी ने इसको कोडिफाई किया है. इसका मतलब कि इसके पहले 2000 साल के पहले कितना सारा काम हो चुका होगा, तब जाके उन्होंने उसको अष्टनायिका, नायिकाएं तो बहुत हैं, वो भी अंदर मेंशन है नाट्यशास्त्र में, लेकिन ये 8 नायिकाओं को स्पेसिफिक उनको एक समूह करके कैसे उन्होंने किया है, वो एक बहुत फैसिनेटिंग बात है. और भारतीय कला और एस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं, सौंदर्य शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसकी अच्छी बात यह है भारतीय कोई भी कला की कि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है. मनोरंजन तो होना ही चाहिए, वो तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे एक हमारी एक हम जैसे इंसान है या कोई मनुष्य है, उसकी ऊर्ध्वगति कैसे हो और हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स कैसे हो, हम अच्छे इंसान कैसे हो, उसके बारे में ये बात है. तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, जो मैंने इसमें ये फिल्म को, बाकी सब ये तो किया ही है, दिखाया ही है, लेकिन ये भी बात मैंने कही है तब लोगों को पता चले की हमारा कला क्या है, हमारी कला क्या है. खरं आहे, तुम्ही म्हणतात ते की भरत मुनींचं त्यांनी नाव घेतलं, नाट्यशास्त्राचा जनक असं आपण ज्यांना म्हणतो, त्या भरत मुनींनी खरोखर एवढं लिहून ठेवलंय, पण आज ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. आणि मला वाटतं संस्कार सरांसारखे कुठेतरी फिल्म मेकर हे काम करतात. आम्ही तो लवकरच चित्रपट सगळ्यांना बघायला मिळावा याच्यासाठी नक्कीच वाट बघतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आता मी पुन्हा एकदा ध्वनी मॅडम आपल्याकडे येणार आहे. आपल्याला रुपेश गुजराती सरांनी एक प्रश्न विचारला की ज्या वेळेला ॲनिमेशन आपण करतोय तर एआय तंत्रज्ञानाचा त्याच्यामध्ये किती सहभाग आहे किंवा त्याचा कसा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. और दूसरी बात उनकी थी कि जो रूरल एरिया में स्टूडेंट है वाकई उनको सीखना रहता है, पर उनका ट्रेनिंग जो पार्ट है उनको नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? एक तो पहिला जो ट्रेनिंगचा मुद्दा आहे ती मी बोलते की आजचे टाइममध्ये ट्रेनिंग, ऑनलाईन ट्रेनिंग एक काही डिफिकल्ट नाही आहे, कारण सगळे ट्युटोरियल्स पण सगळे सॉफ्टवेअर्स तुम्ही शिकू शकता. बरोबर. ते 2 डायमेन्शनल आहे, 3 डायमेन्शनल आहे, आणि इवन एआय फॉर दॅट मॅटर ते पण तुम्ही शिकू शकता. आणि लहान लहान इन्स्टिट्यूट्स पण असते, ते पण तुम्ही हे करू शकते. दुसरं की सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल आहे, तुम्ही मॅन्युअल्स घेऊन तुम्ही शिकू शकता घरात बसून.
सो टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज डिफिकल्ट। खरे मैंने जब भी स्टार्ट किया तो ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था, और मैंने अपनी मेहनत से और जो जो अवेलेबल थे तभी, आज के जमाने में तो सब कुछ अवेलेबल है, सो नथिंग टू वरी। खोज इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस, और Correct. अपना पैशन होना चाहिए, देन स्काई इज द लिमिट। सीरियसली। और हम लोग पहले एक क्वेश्चन देखेंगे Yeah, और sure. बाद में हमारा Sure. क्वेश्चन पूरा करेंगे। शिवानंद वसेदार निपाणीहून प्रश्न विचारतात। नमस्कार। नमस्कार हा, मॅडम. नमस्कार नमस्कार, बोला. माझा प्रश्न असा आहे, एखादा नवीन कलाकार एखाद्या सिनेमा सृष्टीमध्ये किंवा चित्रपट पुरस्कार घ्यायचा असेल तर त्याच्यामध्ये कोणती कलागुण असणे गरजेचं आहे आणि त्यांनी कशा प्रकारे प्रयत्न केले पाहिजे? कारण त्यांना भरपूर आवड असेल पण त्यांना ते मार्गदर्शन मिळत नसते की कशा प्रकारे आपण कामगार केले तर त्यांना सिनेनगरीमध्ये त्यांना भाग घेता येईल. याबद्दल तशा कलाकारांना काय मार्गदर्शन करायला असा माझा प्रश्न बघा मॅडम. नक्कीच सर, कारण दोघेही आपल्याकडे ज्येष्ठ फिल्म मेकर आहेत, त्यामुळे ते याचं नक्कीच उत्तर देऊ शकतील. फक्त आपण ध्वनी मॅडमशी आधी बोलत होतो ते आपण पूर्ण करून यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊया की आता एआयचा किती ॲनिमेशन मध्ये उपयोग होतो, काय सांगाल? बघा, एआय आहे ते ऍक्च्युली अभी नवीन आला आहे इंडियामध्ये आणि थोडं ट्रिकी आहे. करेक्ट. कारण सगळे लोक इट शुड बी यूज ॲज अ टूल, एक टूल करिताच आपल्याला यूज करायला पाहिजे. बरोबर. वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट करेक्ट ऑन इट, क्योंकि मैं आजकल मैं देखती हूँ जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं वो हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि सब एक सरीखे लगते हैं. आपने बनाया, मैंने बनाया, दूसरे किसी ने बनाया. बट इफ वी यूज इट एज अ टूल, थोड़ा उसका उपयोग करो, उसके पास से थोड़ा जो अच्छी चीज है वो यूज करो. लेकिन हमारे एनिमेशन में या तो हमारे अगर फिल्म मेकर्स है लाइव एक्शन, उसमें अगर उसका यूज करो थोड़ा परसेंटेज, या तो थोड़ी हेल्प चाहिए किसी रिसर्च के लिए, यू कैन यूज इट. बट मैं मानती हूँ कि पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी इज लॉस्ट कंप्लीटली. जैसे हम लोग कैलकुलेटर्स हैं, उसके पर 100% डिपेंडेंट हो गए हैं आजकल. और पहले हम लोग जो टेबल्स रहते थे 5 into 5 25, वो हम याद रखते थे बचपन से. आज मेरी माताजी या ओल्डर जनरेशन को पूछो तो उसको सब टेबल्स जो बोलते हैं वो सब याद है, लेकिन मुझे पूछो तो नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे टाइम में आई कि हम लोग कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो जाते. तो इस तरह एआई पे डिपेंडेंट न होना, क्योंकि एआई में क्या है, जो टेक्निकल टीम रहती है या तो एनिमेटर्स, फिल्म मेकर्स, डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स, वो जो डेटा फीड अंदर करते हैं उसी से वो हमें जवाब देता है. मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दूं, पक्का, कि अगर हम उसको प्रॉम्प्ट दे, उसमें प्रॉम्प्ट देना होता है कि मुझे ये टाइप का काम चाहिए. तो अगर मुझे इमेज क्रिएट करनी है और मैं एआई के कोई भी सॉफ्टवेयर है जो प्लेटफॉर्म है, उस पे मैं पूछूं कि मुझे एक स्त्री चाहिए या कोई भी व्यक्ति चाहिए जो लिख रहा है. अगर आप उसको प्रॉम्प्ट दो, ये दे, 10-15 लोग अगर उसको बोले कि मुझे एक व्यक्ति का फोटो चाहिए जो लिख रहा है, तो देयर विल बी 99% चांस कि राइट हैंड से लिखता हुआ ही दिखेगा आपको. करेक्ट. हाँ. करेक्ट. क्योंकि वर्ल्ड में देर आर ओनली 9 to 10% लोग जो लेफ्ट हैंडी है. राइट. तो जो एनिमेटर्स, हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ लिखना तो राइट हैंड से है, तो उसके पास जो कंप्यूटर के पास डेटा है वो ज्यादातर राइट हैंड वाले का ही है. ओके. बट अगर मैं एज अ आर्टिस्ट या फिल्म मेकर, मैं मेरी मर्जी से अगर बना रही हूँ या शूट कर रही हूँ, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरा कैरेक्टर लेफ्ट हैंड वाला है. ग्रेट. तो दिस इज द डिफरेंस, कि क्रिएटिविटी, हमारे पास माइंड है और हम क्रिएटिव है, अलग तरह से आउट ऑफ द विंडो सोच सकते हैं. कंप्यूटर के पास जो दिया है डेटा, उसी में से बेचारा हमें देगा. तो देर आर लिमिटेशन्स. मला वाटतं फिल्म मेकरचा अँगल हा असा असतो आणि ती सर्जनशीलता कळते. त्यांनी किती चपखल उदाहरण दिलं की खरंच बरेच वेळेला ही इमेज अशीच दिसते, पण त्यांना जर ते वेगळं हवंय तर इथेच कुठेतरी सर्जनशील हा जो विचार आहे किंवा त्या म्हणल्या तसं क्रिएटिव्हिटी, वेगळं काही करायचंय तर ते आपल्याला दिसतं. मला वाटतं खूप छान ध्वनी मॅडम की इतकं सुंदर उदाहरण, आणि हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायला हवं. फक्त याच क्षेत्रात असं नाही, मला वाटतं हे सगळीकडेच आहे की एआय हे आपण
एक टूल साधन म्हणून वापरणं वेगळं आहे आणि त्याच्यावर अवलंबून राहणं वेगळं आहे. आता मला वाटतं मी संस्कार सर तुमच्याकडे येते की आपल्याला एक सरांनी प्रश्न विचारला, शिवानंद सरांनी, की बरेचसे तरुण आहेत की जे या क्षेत्रात येतात, नवीन नवीन असे फिल्म बनवणं किंवा डॉक्युमेंटरीज बनवणं, त्या प्रेझेंट करणं हे करतात. बरोबर. पण जर तुमच्यासारखं त्यांना काही छान पुरस्कार मिळवायचे आहेत, नावलौकिक मिळवायचं है, उसके लिए उनमें कौन से गुण चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आप इस क्षेत्र में आए हुए लगभग 40 इयर्स हो चुके हैं जी. तो इतना काफी आपके पास, दोनों के पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि फिल्म बनाने के लिए उसके 2 पार्ट है, एक आर्ट की ज़रूरत है और एक क्राफ्ट की ज़रूरत है. तो जो क्राफ्ट है मतलब कैसे कैमरा रखना, कहाँ रखना, एक शॉट के बाद दूसरा शॉट कहाँ कट करना, ये जो है ना वो क्राफ्ट है. बराबर. आर्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्राफ्ट है, लेकिन वो एक क्राफ्ट भी है. तो वो अगर आप में वो गुण, एक क्रिएटिव गुण अगर मानो नहीं भी है तो भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं. और वो रूल जो है वो आपको YouTube पे भी मिल सकते हैं, और अभी तो कैमरा से आपके पास मोबाइल है, उसकी मदद से आप शूटिंग कर सकते हैं, और वो शूटिंग करते करते आपको पता चलेगा कि इसके बाद कौन सा शॉट करना चाहिए. वो एक प्रैक्टिस से होता है. हमारा भी प्रैक्टिस है, हम सीख के भी आए थे, लेकिन अंततः प्रैक्टिस जितना करेंगे, जो हम करेंगे उसी से हम सीखेंगे. खरे. और जितनी फिल्में ज्यादा हम देखेंगे, हमारी जो किताब है वो फिल्में हैं, तो जितना हम फिल्में देखेंगे उसमें अच्छी फिल्मों को देखना जितना जरूरी है, उतनी बुरी फिल्मों को देखना भी उतना ही जरूरी है. तो हमें पता चले कि ये तो हमें नहीं करना है. तो दोनों का मेल मिलाप होना चाहिए, और फिर हमारे में वो सेंस है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उससे भी हम बना सकते हैं. और कुछ कहने की हमें अंदर इच्छा है, तो जो भी हम जिसके ऊपर हम शूट कर रहे हैं उसके लेके आप क्या कहना चाहते हैं, वो आपके पास अगर है तो आप बन सकते हैं फिल्म मेकर. क्या बात आहे. मला वाटतं अजून काय मार्गदर्शन हवं. शिक्षकही नेहमी सांगतो की बाबा चुकलेलं बघ, तसंच त्याने सांगितलं की काय बघितलं पाहिजे आणि काय नाही, ही पण मला वाटतं खूप महत्वाची बाजू आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अर्थात प्रॅक्टिस, ह्याविषयी ते बोलले. आपण या दोघांशी अशीच चर्चा पुढे सुरू ठेवणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत, तुमच्याही शंका तुम्हाला विचारायच्या आहेत. पण वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, आम्ही लगेचच परत येतोय. पाहत रहा सखी सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. मिफ 2026 मध्ये आज आपण वेध घेतोय ॲनिमेशन फिल्म्सचा, आणि आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर आहेत ज्येष्ठ फिल्म मेकर ध्वनी देसाई आणि संस्कार देसाई. ब्रेकपूर्वी त्यांनी खूप छान गोष्टी आपल्याला सांगितल्या की या क्षेत्रात येणाऱ्या आणि नाव कमावू पाहणाऱ्या अशा अनेक लोकांनी काय केलं पाहिजे आणि काय करू नये, कारण असं केल्यावरच खरंच त्यांच्यासारखं उत्तम फिल्म मेकर बनता येतं. आणि ह्याच निमित्तानं आता मी ध्वनीजी आपल्याकडे येणार आहे. खूप देशांमध्ये तुम्ही ज्युरी मेंबर म्हणून तुम्हाला निमंत्रण दिलं गेलं आणि तुम्ही अनेक देशांमध्ये जाऊन आलायत, विशेषतः ॲनिमेशन फिल्म्सच्या बाबत. तिकडचा एक्सपिरियन्स कसा होता, काय वाटलं, हा अनुभव शेअर करा. मैं इंडिया में तो रही हूँ ज्यूरी में, नेशनल अवार्ड में भी रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे जे आम्हाला बघायला मिळतो अलग अलग फेस्टिवल्समध्ये ते जास्ती इंडियन फिल्म्स असते. बरोबर. आणि विदेश जेव्हा जातो, मी बल्गेरिया गेली होती, ते खाली एक प्रॉमिनंट ॲनिमेशन फिल्म फेस्टिवल आहे, म्हणजे विश्वमध्ये इट इज द 5th इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन एनिमेशन, इट इज दैट टॉप. तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उसमें मैं फर्स्ट, ये 18 ईयर ओल्ड फेस्टिवल था, उसमें मैं फर्स्ट इंडियन थी. क्या बात है. उसके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू कैन से मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, क्योंकि हमारी संस्कृति वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट इंडियन ज्यूरी थी एक्चुअली. वैसे ही मैं अभी इजिप्ट जाके आई, वहाँ पे फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशन, वो पूरी कैटेगरीज थी.
वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे ज्यादातर अफ्रीकन फिल्म्स भी बहुत थी। और मेरे साथ जो एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस ये था कि सब जो जूरी थे वो अरेबिक बोलने वाले थे। अच्छा। मैं अकेली, वहां पे भी मैं फर्स्ट इंडियन जूरी थी और लेडी। तो उनके लिए एक ताज्जुब की ये बात थी कि एक इंडियन लेडी जूरी आ रही है अकेली, और मेरे साथ सब अरेबिक बोलने वाले, कोई पैलेस्टीन से थे जूरी, कोई लेबनान से थे, कोई इजिप्ट से थे। वाह। तो बट एक चीज मैंने देखी कि सिनेमा एक कॉमन लैंग्वेज है। खरं। भले वो लोग टूटा फूटा इंग्लिश बोलते थे, लेकिन हम जब भी ज्यूरिंग करते थे तो हमारा मत एक तो फिल्म पे ही आता था। मेरी संस्कृति, मेरा बैकग्राउंड, मेरा कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, मेरा एजुकेशन, हाँ, और उनके लिए कंप्लीटली अलग है। तो भी हम लोग 2-3 फिल्म जिसको अवार्ड दिए, हम सभी ने उसी को वोट दिए। तो इट शोज कि सिनेमा इज सच अ पावरफुल लैंग्वेज। वैसे बल्गेरिया में भी मेरा अनुभव था। अभी मैं मई में ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी में थी। अच्छा। तो उससे क्या हो जाता है कि अलग अलग कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के हमें फिल्में देखने को मिलती है। वहाँ के कल्चर, वहाँ के इश्यूज, यहाँ के जो इश्यूज है वो वहाँ के नहीं है। बरोबर। तो एक आई कैन से एक अलग खिड़की खुल जाती है दुनिया को देखने की। वाह। और इंसानियत के प्रति, क्योंकि वहाँ के प्रॉब्लम्स कंप्लीटली अलग है। करेक्ट। बहुत जगह पे ड्रग्स वगैरह, हम कभी हम समझते हैं कि यहाँ पे ही क्राइम है, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह पे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जब भी देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पे तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत है वहां पे। अच्छा। तो ये सब हमें फिल्म द्वारा ही पता चलता है। तो मैं मानूंगी कि एक अलग ही दृष्टिकोण मुझे मिला। दूसरा कि हमारे देश के प्रति जो लोग क्रेजी हैं, इजिप्ट में भी इजिप्शियंस जो थे वो एक प्रकार की क्रेजी है इंडिया के लिए, हमारे कल्चर के लिए। हमारी बॉलीवुड के पीछे पागल है। तो मैं भी ज्यादातर जब भी जाती हूँ तो मैं इंडियन अटायर में ही रहती हूँ। मुझे एथनिक काफी पसंद है। तो वो आके मुझे घेर लेते थे, इतने फोटोग्राफ्स लेते थे। तो हमें लगता है कि इंडिया बहुत लोग पसंद करते हैं। बरोबर। तो हमारा इट इज थ्रू सिनेमा कि हम लोग उसको प्रमोट कर पाए फॉर इवन टूरिज्म, क्योंकि वो लोग ऐसे भी हमारे फैंस तो है ही इंडिया के। तो क्यों ना हम इस तरह हम ज्यादा पहुंच सके। मला वाटतं ध्वनीजींच्या बोलण्यातून अर्थात एका सखीचा तर अभिमान वाटतोच आहे आम्हाला, आणि आपण भारतीय असल्याचा सुद्धा आपल्या प्रत्येकाला अभिमान असला पाहिजे, कारण ही कुठेतरी प्रतिनिधित्व वेगळं होतं। आणि त्या म्हणल्या तसं की त्यांच्या वेशभूषेपासून सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांचं भारतीयत्व असल्याचं हे मुद्दामून त्या दाखवून देऊ शकतात, कारण तेवढं खरंच आपला वारसा आणि आपलं भारतीयत्व फार महत्त्वाचं आहे। एक फोन येतोय आपल्याला, तो आपण घेऊन मग पुढे जाऊया। रवींद्र कुडाळकर आपल्याला पुण्याहून प्रश्न विचारतात। नमस्कार। नमस्कार संस्कार सर आणि ध्वनी मॅडम। आपलं दोघांचे आपापल्या क्षेत्रातलं कार्य अतिशय सर्जनशील, नाविन्यपूर्ण आणि वेगळे निश्चित आहे। माझा प्रश्न असा आहे, संस्कार तुम्ही माहितीपट आणि रवींद्र सर पुन्हा एकदा प्रश्न विचारा। हॅलो 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 मला वाटतं काही तांत्रिक अडचणीमुळे फोन आपल्याला घेता येत नाही, तर पुन्हा कनेक्ट झाल्यावर आपण नक्कीच बोलूया। आता मी सर आपल्याकडे येणार आहे की मॅडम म्हणाला तसं ज्युरी मेंबर म्हणून आपल्याला बोलवणं आणि तिथे आपण प्रेझेंट होणं ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, आणि तशीच तुमची सुद्धा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। IDPA अध्यक्ष ही सोपी गोष्ट नाहीये, आणि आजचा काळ बदलतोय, लोकांचा दृष्टिकोन बदलतोय, पण क्रेझी लोक आजही आहेत, नो डाऊट अबाउट इट। काय वाटतं हे पद सांभाळताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात, काय सांगाल? यामध्ये 2-3 मुख्य मुद्दे आहे। माहितीपट जे आहे ते आम्ही दाखवू शकत नाही, कारण त्याच्यासाठी काही पर्यायच नाही आमच्याकडे।
बरोबर. आणि दुसरं की कुठे दाखवू आधी पहले ऐसा था कि थिएटर में पहले दिखाई देता था फीचर फिल्म के पहले, अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो भी माहितीपट अच्छा जो है उसको हम अलग अलग पूरे देश भर में उसको हमारे मेंबर्स भी हैं जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं और उनकी मदद से और बाकी लोगों की मदद से हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं. और वहाँ एक जैसे थोड़ा सा बातचीत हो फिल्म मेकर के साथ, तो ऑनलाइन उनके साथ बात हो कि कैसे शूटिंग किया, क्या किया, तो उन तक वो बात पहुंचे और क्यों उन्होंने फिल्म मेकर ने ये क्यों मुद्दा लेके क्यों फिल्म बनाई है. वो वहाँ के जैसे तिरुवनंतपुरम है या दिल्ली है या गुवाहाटी है, तो वहाँ के लोगों को जानना है कि ये फिल्म मेकर ने क्यों ऐसा किया है, कैसे बनाया, वो सब जानकारी हासिल करनी है, उसमें से कुछ सीखना है. तो वो हम करते हैं. और फेस्टिवल्स भी करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स भी हम लोग करते हैं. तो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे पैमाने पर, तो वो भी हम करते हैं. और गवर्नमेंट से बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्रीज को कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, कैसे बननी चाहिए. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फिल्म जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में है. तो वहाँ उन्होंने ये मुझे चांस दिया बनाने के लिए, तब जाके मैं बना पाया, वरना ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता. बरोबर. तो ऐसा है, तो वो ऐसा अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए तो आगे ये सब हमारे विषय आगे बढ़ते हैं. और हमारा कल्चर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए. हम मतलब विषय तो अलग अलग हैं ही, लेकिन हमारा कल्चरल आर्ट कल्चर हेरिटेज ये ऐसा है कि लोगों को बहुत फैसिनेशन है वर्ल्ड ओवर में. तो वहां तक अगर लोगों तक पहुंचे और उन तक मालूम पड़े कि हम क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात है. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी सब फिल्में आए. थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि आर्ट कल्चर के ऊपर भी ज्यादा फिल्में आनी चाहिए, तब लोगों को पता चलेगा. लेकिन जो भी आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं, अलग अलग प्रांत से आ रही है, तो हमें अच्छा लगता है. और इंटरनेशनल है तो अलग अलग देशों से भी आ रही है, तब जाके आदान प्रदान से हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसा करके. तो ये बहुत इम्पॉर्टंट बात है, मैं ऐसा समजता हूँ. नक्कीच. मला वाटतं मगाशी फोन कट झाला होता रवींद्रजींचा, ते पुन्हा एकदा जोडले गेलेत, आपण त्यांच्याशी नक्कीच बोलूया. रवींद्र सर प्रश्न विचारा. हो. हॅलो सर, आवाज येतोय, प्रश्न विचारा. नमस्कार. नमस्कार. माझा प्रश्न असा आहे, संस्कार सर आणि ध्वनी मॅडम आपल्या दोघांचेही कार्य नाविन्यपूर्ण, सर्जनशील आणि वेगळं नक्कीच आहे, प्रेरणादायी आहे. प्रश्न असा आहे की संस्कार सर आपण पटकथा लेखन व माहिती क्षेत्रात केलेलं काम आणि ध्वनी मॅडम आपण अॅनिमेशन आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात केलेलं काम, यात वेगळं असं काहीतरी केलंय ज्यातनं कामाचं समाधान मिळालंय, असा एखादा प्रसंग ऐकायला आवडेल. आणि यासाठी तुम्हाला कोणी मान्यवरांनी दाद दिली आहे का दोघांना, ती पण ऐकायला आवडेल. शाबासकीची थाप. हो, नक्कीच सर. आपण याच्याकडे येऊया. ध्वनी मॅडम, आपल्यापासून सुरुवात करू मला वाटतं. आणि त्यांच्याच प्रश्नाला जोडून विचारते की चक्रव्यूह आणि मनपसंत ते तुम्ही बनवलं, काय त्यावेळेला चॅलेंजेस वाटली, आणि मग त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर द्या की असा एखादा की लाईफ टाइम तुम्ही विसरू नाही शकत असा या क्षेत्रातला काही अनुभव. पहले मैं थैंक यू रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. पहले मैं मनपसंद के बारे में बताऊंगी. मनपसंद एक पंचतंत्र पे आधारित बच्चों की कहानी है, और वो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी जो INB मिनिस्ट्री के अंडर जो है, अभी तो वो NFDC में आ गया है, उसके लिए मैंने बनाई थी. अभी मैंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया कि एक लोक कला है सांझी करके, जो व्रज भूमि जो है वहां में ज्यादा प्रचलित है. अच्छा. अभी तो कम, थोड़ी लुप्त हो गई है, तो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बट बहुत कम देखने को मिलते हैं. ओके. अभी उसकी विशेषता ये है कि 17वीं सदी में जो अनमैरिड लड़कियां थी
वो उसको प्रैक्टिस करती थी और उसको कहा जाता था कि आप ये उसके जो चित्र है वो एक्चुअली स्टेंसिल आर्ट जैसे कटआउट्स के फॉर्म में था, जैसे हम उसमें रंग भर के रंगोली भी कर सकते हैं। अच्छा। तो वो मथुरा, वृंदावन, गोकुल वगैरह उसमें ज्यादा है। तो मैंने ये जो पंचतंत्र की कहानी थी वो एक्चुअली एक जानी मानी कहानी है कि एक ऋषि है, वो नदी किनारे से है और उनके हाथ में एक चूहा गिर जाता है और वो जो गिद्ध है वो उसके मुंह से गिरता है। अच्छा। और उसको बचाने की कोशिश में उनको लगा कि उसको मैं बच्ची बना दूं, उनके पास बच्चा नहीं था उनके, और तो बच्ची बना दूं, और फिर उन्होंने उसको बड़े करके, फिर जैसे बड़ी हो गई तो नेचुरली हर एक माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अच्छे घर में शादी हो, तो फिर वो शादी के लिए एक लड़का ढूंढने निकलते हैं और अलग अलग सबको, क्योंकि ये ऋषि थे उसके पास मैजिकल पावर्स थे, तो सूर्य के पास जाते हैं, चंद्र के पास जाते हैं, वैसी एक कहानी है। अच्छा। तो ये मैंने सोचा कि उसका नाम था मनपसंद परफेक्ट मैच। तो मैंने सोचा कि ये जो कला है, लोक कला सांझी, वो भी लड़कियों को अच्छा वर मिले उसके लिए ही सिखाया जाता था। अच्छा। और कैसे कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करे, कि सोचे जब ये पेंटिंग करे कि मुझे इस तरह का हस्बैंड चाहिए, पैसे वाला हो, रूपवान हो, इंटेलिजेंट हो, मेरे ध्यान रखे, मेरे माता पिता का ध्यान रखे, वो सब क्वालिटीज सोच के वो पेंटिंग्स करती थी। तो मैंने सोचा कि ये दो अलग अलग है, पंचतंत्र भी और ये, तो मैं दोनों को कंबाइन करके एक एनिमेशन फिल्म करूं। तो ये कभी भी इंडिया वर्ल्ड में हुआ नहीं था। अच्छा। ये स्टेंसिल आर्ट तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि छोटे छोटे पीसीस करके पूरा एनिमेशन करना था। बाप रे। और बहुत टाइम लगा, 42 आर्टिस्ट लेके मैंने फिल्म बनाई। और उसको काफी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मैं काफी जगह पे प्रेजेंट करने भी गई, पोलैंड भी गई थी मैं, और जर्मनी, बल्गेरिया, काफी जगह पे, और उसको काफी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। और एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वर्ल्ड का जो 100 इयर्स का एनिमेशन हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड का, उसमें ये फिल्म का समावेश हुआ है। अरे वाह। तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात ये है कि चक्रव्यूह की बात कर रही थी अभी मैं, देखिए मैं लॉ भी पढ़ी हूँ, मैं MBA हूँ, तो मुझे पता है कि लीगल एक्ट बहुत जरूरी है हमारी सबकी जिंदगी में। और तभी RTI आया था, तो मैंने सोचा कि मैं एनिमेशन फिल्म करूँ एक RTI एक्ट पे, कि ताकि आम जनता तक पहुंच पाए। तो मैंने एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन वो भी मैंने फिल्म्स डिवीजन के लिए किया। अच्छा। उसको भी काफी पुरस्कार मिले, काफी स्क्रीनिंग्स होने शुरू हो गए, और एक मूवमेंट हो गया कि आम प्रॉब्लम अगर है, मच्छर का प्रॉब्लम है, या तो घर का कोई एनक्रोचमेंट करता है कोई जगह का, तो उसको कैसे सुलझाया जाए। जैसे पासपोर्ट्स के प्रॉब्लम है, हमें मिलते नहीं है, बीच में खो जाते हैं, तो इट इज नॉट अ कंप्लेन, RTI इज नॉट अ कंप्लेन, बट हमें माहिती चाहिए उसके लिए, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आम जनता तक ये एक्ट पहुंचना चाहिए, तो वो यूज कर सके। तो ये अलग अलग स्टोरीज थे, उसके मैंने फिल्म्स बनाई। मला वाटतं किती वेगवेगळे विषय असू शकतात आणि ॲनिमेशन मध्ये ते पुढे येऊ शकतात, याचं उत्तम उदाहरण आहे की या फिल्म मेकर कडून झालेली निर्मिती, की इतके वेगवेगळे विषय। म्हणून मला वाटतं या सगळ्या गोष्टींना आपण समाजाचा आरसा म्हणतो, कारण वेगवेगळे विषय असतात आणि ते म्हणले तसं की हे असे चाललेले नाहीयेत, ते अभ्यासातून अनेक वर्ष त्याच्यावर विचार करून आणि मग सगळ्यांना एकत्र घेऊन की कुठेतरी त्यांनी ती कलात्मक दृष्टी जोपासली आणि हा प्रवास त्यांच्याकडून झाला। खूप खूप अभिनंदन मॅडम तुमचं। थँक्यू। आणि आता मी सेम प्रश्न अर्थात संस्कार सर रवींद्रजींनी विचारलं तसं की ह्या क्षेत्रात काम करताना असा एखादा अविस्मरणीय प्रसंग आहे का की जो लाईफ टाइम तुम्ही विसरणार नाही, अशी एखादी घटना घडली आणि काय वाटलं त्यावेळेला? असे तर बरेच प्रसंग आहेत, पण एक असं झालं होतं की याच्या आधी बरेच फिल्म में केले होते। उसके अंदर मैंने एक स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात करके जो बावड़िया है
मतलब जिसको स्टेप्स से आप पानी तक पहुंच सकते हैं ऐसे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में पानी बहुत मुश्किल से होता है। बरोबर। तो उसके लिए ये वेल्स, बावड़ियाँ बनती हैं, लेकिन वो बावड़ियाँ जो हैं उसके अंदर बहुत सारा नक्शे काम भी होता है। अच्छा। और उसको जैसे एक राण की वाव करके पाटण में है, हाँ। बहुत बड़ी, उसको हम वाव कहते हैं गुजराती में। हाँ, तो वो जो है रानी की वो वाव। हाँ, तो वो रानी की वाव जो है वो स्टेप्स जाके 7 फ्लोर्स डाउन अंडर द ग्राउंड, ऐसा वो होता है। और वैसे अडालज की वाव है, ऐसे सब बहुत सारी, मैंने 37 वाव को लिया था। तो उसके अंदर जिन लोगों को मैंने अंदर लिया था जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे, तो ऐसी ऐसी कहानियां अंदर से, और जो हम कहते हैं कि ऐसी मण, जिसको मराठी में कहते हैं, ऐसी मण जो उसके साथ जुड़ गई है। तो वो मैंने अंदर किया। तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि आपने ये फिल्म के जरिए वो मन को आपने आगे बहुत सारा, मतलब अभी 50 साल जी गई। बरोबर बरोबर। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। नक्कीच, म्हणजे भाषेचं पण एक कार्य झालं। नक्कीच। हाँ, तो वो एक, क्योंकि उसके साथ जुड़ी है। और ये अष्टनायिका में भी जिन लोगों के साथ बात किया, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो विमेन है, जो औरतें हैं, वो कुछ साल पहले, मतलब जो मिडिवल टाइम है, मध्यकाल में जो भी हो रहा था, हमारे पर आक्रमण वगैरह हो रहे थे, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ जो औरतें जो थी वो मनस्वी थी, वो अपने मन से काम करती थी, वो किसी के हिसाब से चल नहीं रही थी, बरोबर, इंडिपेंडेंट थी। ये हमारा भारतीय विचार है कि स्त्री भी इतनी ही सक्षम और ऐसी होती थी, और अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो मध्यकाल में थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया कि जिसकी वजह से उसके ऊपर आवरण एक जैसा आ गया है। तो ये भी बात जो है जब मैंने की, तो हमारे एक फिल्म मेकर, बहुत बड़े फिल्म मेकर, उन्होंने कहा कि ये जो बात आप लेके आए हैं उससे भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भारतीय जो विमेन जो है वो कितनी अपने आप में, जैसे आप स्कल्पचर देखेंगे तो स्कल्पचर में कोई लड़की ऐसे सिमट के खड़ी है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही खड़ी है। तो वो कोई शर्मा के खड़ी नहीं है। और जो भी आर्ट फॉर्म्स है उसमें भी जो बात करना चाहती हैं वो, तो ये सब जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचती है। तो ये जब लोग हमको आके कहते हैं कि ये सब बातें हमें पता ही नहीं था, तो वो हमारे लिए एक पावती जैसा है। नक्कीच, मला वाटतं दरवेळेला पोचपावती ही पैशांच्या माध्यमातून नाही है, या समाधान हे जे आहे लोकांकडून मिळणारं हे खूप वेगळं आहे। आता मी ध्वनीजी आपल्याकडे येते की मिफ 2026 खूप छान पार पडलं, पण आत्ताचा ट्रेंड बघता नवीन ॲनिमेटर्सना जर याच्यात करिअर करायचं असेल तर किती अपॉर्च्युनिटी आणि कशा कशा उपलब्ध आहेत, काय सांगाल? मी एक चीज सांगायचं आहे मला की खास करके मिफ में मैं 14 साल से मैं एनिमेशन प्रोग्राम्स क्यूरेट करती हूँ। जैसे अलग अलग कंट्रीज के कंट्री फोकस करती हूँ, जैसे जो हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, और खास करके यंग एनिमेटर्स जो आपने पूछा है, क्योंकि एजुकेशन तो हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई बड़े से जैसे NID है, SRFTI है, और अभी तो काफी है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड भी है, उनसे भी सीख तो सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो फेस्टिवल्स द्वारा मिल सकता है। अभी तो यूट्यूब वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो आसानी से देखने को मिलती नहीं है। बरोबर। तो इसीलिए ये मैंने सोचा, क्योंकि मैं जैसे इंटरनेशनल जाने लगी मेरी फिल्म प्रेजेंट करने के लिए और ज्यूरी में जाने लगी, तो मैंने देखा कि बहुत सारा ऐसा काम होता है विदेश में
कि यहाँ पे हम लोग अलग ही काम करते हैं इन एनिमेशन। तो लोगों को और खास करके यंगर जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं उसको पता होना चाहिए कि जैसे लैटिन अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका, मतलब मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, अभी मैं ये टाइम चिले से लाई फिल्में। अच्छा, ओके। तो इस टाइप की फिल्में तो हम देखते ही नहीं है और इंडिया में फेस्टिवल्स में भी कम आती है। बरोबर। तो मैंने ये शुरू किया कि मैं 14 साल से अलग अलग कंट्रीज के लाती हूँ, जैसे एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, आइसलैंड, टर्की, ऐसे काफी मैं लाई हूँ। फिर रेट्रोस्पेक्टिव्स जो वर्ल्ड के मास्टर्स है उन्होंने किस तरह का काम किया है, भले 30 साल पुराना है लेकिन वो एक्चुअली हमारा हेरिटेज है। तो इस तरह का एक स्टडी सेशन जैसे हो जाए, इसीलिए मैं मास्टर को भी लाती हूँ और उनके मास्टर क्लास करवाती हूँ। तो वो अपनी टेक्निक्स ये वगैरह बोलते हैं, मैं मॉडरेट करती हूँ सेशंस और मैं प्रेजेंट करती हूँ। तो ये पर्टिकुलर मीफ में मैं चिले कंट्री से, बेल्जियम से एनिमेशन फिल्म्स लाई और एक जर्मन एनिमेटर है बहुत बड़े जो मास्टर कहलाते हैं मिनिमलिस्टिक एनिमेशन के, उनका नाम है रायमंड क्रूम, जो जर्मनी के हैं। उनका मैंने रेट्रोस्पेक्टिव और मास्टर क्लास किया। तो मैं खास करके यंग एनिमेटर्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप स्टडी तो करते जाओ, बिकॉज यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। करेक्ट। आज मैं भी मुझे 35 साल हो गए एनिमेशन में, तो भी मैं नया नया सीखती हूँ। इनकी आपने अष्टनायिका कही, उसमें मैंने एनिमेशन एआई दोनों का कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी किया है। अच्छा, तो उसके लिए मैं एआई सीखी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्योंकि हमें बहुत R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट के लिए या यंग प्रोफेशनल के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप सीखते रहो, आप फिल्में देखते रहो, दॅट इज द ओनली युनिव्हर्सिटी। खरंय, मला वाटतं हेच फायनल आणि खरंच महत्वाचं उत्तर आहे। ऍक्च्युली किती छान ते दोघं बोलताय आणि हा विषय खूप महत्वाचा आहे, पण आपल्याकडे वेळ कमी आहे, पण तरी मला संस्कार सरांना एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे। सर, मिफ 2026 में ओपन फोरम रखा गया जी, तो उसके पीछे क्या था और उसका क्या फायदा हुआ, ऐसा आपको लगा? हम लोग ओपन फोरम IDPA जो है हमारी संस्था, जिसमें अभी मैं प्रमुख हूँ, हम लोग जब से 90 से जब से शुरू हुआ 1990 से, तब से हम लोग ओपन फोरम करते हैं। इसीलिए कि उसमें जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं वो लोगों तक, मतलब हम तक भी, और जो स्टूडेंट्स हैं, फिर सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं, नए जो करने के यंगस्टर्स हैं, उनको पता चले कि क्या क्या नई नई चीजें आ रही है। तो उसके एक्सपर्ट्स हम लेके आते हैं। अच्छा। और वो 5 दिन हम अलग अलग विषयों पर हम ये ओपन फोरम करते हैं। वाह। तो उसमें जैसे AI है, तो AI अभी नया आ गया है और हमें उसको एक जैसे एक औजार या टूल के हिसाब से यूज करना है। तो वो कैसे यूज करें, तो उसका जो लोग, जैसे बाहुबली जिसने किया था, उसको लेके आए हम, ऐसे ऐसे करके लेके आए, अलग अलग विषयों को लेके हम आते गए और OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और OTT प्लेटफॉर्म कैसे यूज होता है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में कैसे यूज होना चाहिए, तो OTT के प्लेटफॉर्म्स वाले जो लोग हैं जो चला रहे हैं, तो उनको हम लेके आए और उनके साथ डिस्कशन डॉक्यूमेंट्री मेकर्स का करवाया। तो ऐसे ऐसे विषयों को हम लेके आते हैं जिससे लोगों तक वो बात पहुंचे, टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, क्रिएटिविटी, और जैसे फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल्स अभी नए हो गए हैं, कोविड हो जाने के बाद अभी हाइब्रिड हो गए हैं, तो वो कैसे हम अभी उसके साथ कैसे नए तरीके से हम करें, तो ये सब बातें हम कर रहे थे। तो क्या बात ऐसा है, मला ओपन फोरम ऐसा है। मला वाटतं हे खूप महत्वाचं आहे की ते दोघं म्हणाले तसं की ह्या विषयांवर चर्चा होणं किंवा ह्या गोष्टी कळणं, याच्यासाठी अशा काही महोत्सवांचा आणि विशेषतः ओपन फोरम त्याच्यात असतात। जे कोणी या क्षेत्रात येऊ बघतायत त्यांच्यासाठी हे महोत्सव किती महत्वाचे आहेत हे मला वाटतं आज दोघांच्याही बोलण्यातून मिफ 2026च्या निमित्तानं कळलं असेल, किंवा ॲनिमेशन आणि त्यासाठी लागणारी तयारी
कशी काय करायची हे दोघांनी खूप छान पद्धतीने आपल्याला समजावून सांगितलं आणि दोघेही तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि खूप छान माहिती आम्हाला दिलीत. त्याबद्दल संपूर्ण सखी सह्याद्रीच्या टीमच्या वतीने मी तुमचा अतिशय मनापासून आभार मानते. थँक्यू. तुमचं पण आभार. धन्यवाद. हो, धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. असंच आपण सखी सह्याद्रीमध्ये खूप वेगवेगळे विषय घेऊन नेहमीच भेटत असतो. आपण भेटणार आहोत सखी सह्याद्रीच्या पुढच्या भागात एका नवीन विषयासह. आत्ता मात्र निरोप घेतेय. नमस्कार.